देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे सिलिया और फ्लैजिला। ये हमारा 12वां जो है टॉपिक है, जिसका नाम है क्या चीज, सिलिया और फ्लैजिला। देखिए सिलिया और फ्लैजिला क्या है, ध्यान से समझिएगा। फ्लैजिला, सिलिया और फ्लैजी क्या बोले थे, सिलिया और फ्लैजिला। हाँ ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए यहां पे क्या देखना है, हमने आकृति आपको दिया था इस कदर और कहा था कि आपने माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, उसके बाद सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, इसमें भरे हुए द्रव्य जितने हैं सारे लोगों की हमने चर्चा किया था। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है बायोलॉजी के नेक्स्ट क्लास में। और आज पढ़ रहे हैं कोशिका का अगला पार्ट, जिसमें आप पढ़िएगा सिलिया और फ्लैजिला के बारे में। आज देखिए सिलिया जो है और फ्लैजिला जो है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इस बात को जानिएगा कि यह पाया जाता है कुल मिलाकर के एनिमल सेल में, यानी कि जंतु कोशिका में। ये पादप कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो यानी कि सीधा सीधा जान लीजिए कि ये किस में पाया जाता है, एनिमल सेल में। हाँ, एनिमल सेल का मतलब ही होता है जंतु कोशिका में, कोई जरूरी नहीं है पादप कोशिका में इसके। और सिलिया फ्लैजिला जस्ट लाइक उसके बाल की तरह होते हैं। इस तरह से क्या होते हैं, बाल की तरह होते हैं। देख रहे हैं ना, इस तरह से बाल की तरह होते हैं। जो छोटा बाल होता है, रेशे टाइप के होते हैं, जो इनमें गति प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? गति प्रदान करते हैं। इनको गति प्रदान करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, माने बाल की तरह इसका स्ट्रक्चर है। समझे कि नहीं? और यह कोशिका का आउटर पार्ट है। यह कोशिका का क्या है? आउटर पार्ट। चूंकि यह कोशिका के अंदर नहीं है, यह कोशिका के बाहर है, इसलिए इसको कहेंगे कि यह क्या है? आउटर पार्ट। समझे कि नहीं? इसको गति प्रदान करना काम होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में जो माइटोकॉन्ड्रिया कर रहे हैं आप, जब स्पर्म की बात करते हो, उसके टेल की बात करते हैं, तो उसमें सिलिया फ्लैजिला ही माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो गति उसको उत्पन्न करता है, ऊर्जा देता है ना, किसके रूप में? फ्रक्टोज के रूप में, है ना। और आगे वह बढ़ता है तो उसमें इसकी अहमियत होती है सिलिया और फ्लैजिला का भी। सिलिया और फ्लैजिला कुल मिला जुला करके हम कह सकते हैं कि यह कोशिका में मूवमेंट, माने घूमने की शक्ति, मूवमेंट प्रदान करता है। और फीडिंग, माने किसी भी चीज को अवशोषित कर लेता है। क्या कर देता है? अवशोषित, है कि नहीं? यानी कि इसमें भोजन करने की, भोजन लेने की क्षमता होती है। इसीलिए देखिए हम आपको बता देते हैं फ्लैजिला और सिलिया में अंतर एकदम एक लाइन में। जो ये रोए टाइप के आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें जो बड़ा होगा वह फ्लैजिला होगा और जो छोटा होगा वह सिलिया होगा। समझ में आ गई बात है? जैसे ये जो है ये सिलिया है, सिलिया ही क्या है? फ्लैजिला है। ये फ्लैजिला है, ये सब छोटे छोटे पार्ट क्या है? सिलिया है। यानी कि हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि फ्लैजिला जो होता है वह बड़ा होता है किससे? सिलिया से। क्लियर हो गया? इस मैटर को समझ में आ गई सबों को बात? यानी कि इसका मुख्य काम क्या है? इसका मूवमेंट करना और फीडिंग करना। समझे कि नहीं? यह कोशिका का क्या है? आउटर पार्ट है। कैसा पार्ट है? आउटर पार्ट। क्या है ये? तो हेयर स्ट्रक्चर है। ये बालों की तरह दिखाई देता है कि नहीं? तो ये कुल मिला जुला करके आप पढ़ लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। हो गया? इसके बाद अगर हम लोग चर्चा कर लें, अगर ये हो गया तो आप इस देख सकते हैं यहाँ पे। और हम आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो इधर के इस साइड को हम हटा देते हैं, ठीक है ना। इधर के इस साइड को हम लोग क्या करते हैं? हटा देते हैं। और अगला चीज हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना, प्लास्टिड के बारे में, लवक के बारे में। इसके बारे में? लवक के बारे में। यानी कि अब हम चर्चा कर लेते हैं लवक। क्या चीज की चर्चा कर लेते हैं? लवक के। लवक के बारे में समझ लीजिए। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लास्टिड कहते हैं। प्लास्टिड मीन्स क्या होता है? लवक।
और जैसे ही लवक का नाम आपने सुनाई दिया, आपको जानकारी ले लेना है ना, इस बात से कि लवक मतलब हरित लवक, समझे कि नहीं। और हरित लवक की आवश्यकता पेड़ पौधों में होती है, जंतु कोशिका में इसकी जरूरत नहीं है। तो जिस तरह से आपने सिलिया फ्लैजिला पढ़ा कि सिलिया फ्लैजिला जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, पादप में नहीं, तो लवक जो होता है सब पादप में पाए जाते हैं, जंतु में नहीं पाया जाता है। क्लियर हो गया। तो इसमें हम लिखेंगे कि ओनली इन प्लांट, इसमें ओनली इन प्लांट, ये किस में पाया जाता है, ओनली इन प्लांट, यह पाया जाता है किसमें, सिर्फ पौधों में, किसमें, पौधों में, याद रखिएगा। और आपको यह भी जानकारी होना चाहिए कि पादप कोशिका में, याद रखिएगा, पादप कोशिका में सबसे बड़ा अगर कोई है ना अंग है तो वह लवक है। वह क्या है, लवक है। तो हम इस बात को भी लिख सकते हैं कि सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ा अंग, अंग का मतलब कोशिका के अंग। कभी भी मत समझिएगा कि पेड़ पौधा का अंग, पेड़ पौधा के अंग नहीं, पेड़ पौधा में पाए जाने वाले कोशिका के अंग में सबसे बड़ा अंग कौन है, प्लास्टिड, है कि नहीं। सबसे बड़ा क्या है, प्लास्टिड है, समझे कि नहीं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और प्लास्टिड की जैसी हम लोग चर्चा करेंगे तो यह 3 तरह का होता है। कितना तरह का होता है, 3 तरह का। इसमें सबसे पहला जो आप देखेंगे, इसमें सबसे पहला होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, नाम सुने होंगे, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, हरित लवक। क्या कहते हैं, हरित लवक। प्लास्टिड माने होता ही है लवक। ये कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हरित लवक। और हरित लवक का मतलब क्या है, पेड़ पौधों के तने जो हरे होते हैं, है ना, क्लोरोफिल की वजह से, तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाए जाते हैं, है कि नहीं। उसमें मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। जब प्रकाश संश्लेषण चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें बढ़िया से और पढ़ा देंगे हम लोग, है कि नहीं। तो आप इसमें जानिए कि यह जो हरित लवक होता है यह पत्तियों में और तना में, चूंकि इसलिए है कि जैसे ही पत्तियां क्या होती है, बसंत ऋतु में झड़ती है इनकी पत्तियां, तब उस समय भोजन कौन बनाता है, तो तने से भी भोजन बन जाता है, क्योंकि वो भी, उसमें भी हरित लवक पाए जाते हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं। और उसका मुख्य काम है क्लोरोप्लास्ट का भोजन निर्माण करना। क्या निर्माण करना, भोजन निर्माण करना। इसका मुख्य काम है भोजन का निर्माण करना। हरित लवक का मुख्य काम क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दरमियान पेड़ पौधों के लिए भोजन का निर्माण करना। तो आप समझ में आ गया। अब दूसरा हम लोग पढ़ लेंगे, क्लोरोप्लास्ट के बाद क्या होता है, तो ल्यूकोप्लास्ट। कौन सा प्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, सर जी ल्यूकोप्लास्ट कैसा क्या है ये, इसको कहते हैं अवर्णित लवक। क्या कहते हैं, अवर्णित लवक, अवर्णित लवक। अवर्णित लवक का मतलब ये हो गया कि यह जो है रंग यह प्रदान नहीं करता, माने कोई रंग इसका नहीं होता है, ये अवर्णित है, इसमें कोई वर्ण नहीं है। और इसका मुख्य काम है, देखिए जब क्लोरोप्लास्ट भोजन का निर्माण करेगा तो कहीं ना कहीं भोजन को संग्रहित करके रखा जाएगा, है कि ना। यह भोजन क्या रहेगा, संग्रहण करेगा, माने उसको सुरक्षित रखेगा अपने पास। तो कुल मिला जुला करके ये जो चीज है ये जड़ में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, जड़ में पाए जाते हैं। और जड़ या मूल में जब पाए जाते हैं तो इसका मुख्य काम है भोजन का संग्रहण करना, भोजन संग्रह करना। क्या करना, भोजन संग्रह करना। क्लियर हो गया। और तीसरा जब हम लोग देखेंगे तो तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। क्या नाम है इसका, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, प्लास्ट यानी कि वर्णित लवक। कैसा लवक, वर्णित लवक। क्रोमोप्लास्ट का मतलब क्या हो गया, वर्णित लवक। इसका काम है रंग प्रदान करना। क्या करना, रंग प्रदान करना। जैसे देखिए रंग प्रदान करने का तात्पर्य क्या है, रंग प्रदान करना। रंग प्रदान करने का तात्पर्य क्या है, तो जैसे आपसे कोई व्यक्ति पूछता है कि गाजर में, गाजर का रंग लाल टाइप का होना, दूसरे टाइप का होता है वो, है ना गाजर,
तो गाजर में जो रंग आता है वह किसके माने किसकी वजह से आता है? कोई आपसे पूछेगा कि किसकी वजह से आता है, तो पेड़ पौधों में क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं, और गाजर में जो है से आपको केरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केरोटीन। केरोटीन पाया जाता है, और केरोटीन की ही वजह से गाजर का आपको रंग गाजर जिस कलर का होता है वो रंग आपको नजर आता है। जैसे आपसे पूछा चुकंदर का जो रंग होता है वह किसकी वजह से होता है? विटानोन की वजह से। किसकी वजह से? विटानोन की वजह से। विटानोन की वजह से क्या होता है? विटानोन की वजह से क्या होता है ना? चुकंदर का कलर मिलता है। चुकंदर वाला जो कलर आता है वो। टमाटर आप देखें, टमाटर, टमाटर का जो लाल रंग होता है वह किसकी वजह से होता है? लाइकोपेन की वजह से। किसकी वजह से? लाइकोपेन। लाइकोपेन की वजह से टमाटर में जो लाल रंग आप देखते हैं वो उसी की वजह से होता है। ये सब प्रश्न आ चुके हैं, ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे कोई पूछ दिया जाएगा कि टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है, तो आपको बताना होगा कि उसमें लाइकोपेन वर्णित लवक पाया जाता है, जिसकी वजह से उसका कलर कैसा होता है? लाल रंग का होता है। समझे कि नहीं? और जब पेड़ में फल पक जाते हैं तो वो हो जाते हैं पीला। क्या हो जाते हैं? पीला। वो पीला किस वजह से होते हैं? तो जेंथोफिल की वजह से। किसकी वजह से? जेंथोफिल की वजह से। यह इनका रंग क्या होता है? फलों का रंग कैसा लगता है? पीला। समझ में आ गई बात? तो आपने अभी पढ़ा है ना प्लास्टिड के बारे में, और प्लास्टिड में आपने देखा कि भोजन निर्माण करने का काम है किसका? तो ये काम है क्लोरोप्लास्ट का। और भोजन संग्रह करने का काम किसका है? तो ल्यूकोप्लास्ट का। और उसमें रंग जो प्रदान होता है, फलों में जो रंग प्रदान होता है वह काम है क्रोमोप्लास्ट का। और इसी से क्वेश्चन आ जाएगा कि गाजर में जो रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? तो कैरोटीन की वजह से। उसके बाद चुकंदर में किसकी वजह से? विटानोन की वजह से। टमाटर में किसकी वजह से? लाइकोपेन की वजह से। और पीला में किसकी वजह से? तो जेंथोफिल की वजह से। क्लियर हो गया? तो हम इसको समाप्त कर दें। अब आगे देख लीजिए 14वां। क्या देख लीजिएगा? 14वां। क्या लवक जंतु कोशिका में पाए जाते हैं? नहीं। जंतु कोशिका में क्या जरूरत है फल लगने का? आप में कोई फल लगता है क्या? आम फलता है क्या आप में? टमाटर मटर फलता है कि गाजर फलता है कि मूली फलता है? तो ये एनिमल में ही पाए जाते हैं, अरे पादप में ही पाए जाते हैं, है ना? ये जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? अब अगला जो अंग होगा, अब बढ़िया से समझ लीजिएगा गुणसूत्र के बारे में, है ना? गुणसूत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। गुणसूत्र को क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। तो अब उसके बारे में जरा सा देख लेते हैं क्रोमोसोम क्या है। तो आप ध्यान से देखिएगा, क्रोमोसोम के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि गुणसूत्र के बारे में पढ़ लेते हैं आगे। गुणसूत्र है, अब ध्यान से समझिए। गुणसूत्र को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। कहीं कहीं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, कुल मिला जुला करके है ना गुणसूत्र पढ़िए। क्या पढ़ लीजिए? गुणसूत्र। अब देखिए गुणसूत्र क्या होता है समझिए। आप जो कोशिका बना रहे थे उसमें बीच में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? नाभिक। तो आप याद रखिएगा कि गुणसूत्र जो होता है केंद्रक में उपस्थित होता है। यानी कि केंद्रक में उपस्थित का मतलब क्या हो गया कि यह न्यूक्लियस में है। न्यूक्लियस को हम लोग केंद्रक कहते हैं। ये यहां पर उपस्थित होता है, और इसकी आकृति की अगर चर्चा कीजिएगा तो आपको इस तरह की आकृति मिलेगी। देखिए ध्यान से, देख रहे हैं? इस तरह की आकृति मिलेगी। समझे कि नहीं? कब दिखाई देगा ऐसा आकृति? जब आप कोशिका को आप ले लेंगे निकाल करके, उसको खूब बड़का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखेंगे, जो किसी भी वस्तु को अपने से 40,000 गुना करके भी बड़ा दिखा सकता है। और उसमें आप कोशिका के अंदर जाएंगे तो बहुत सारे अंग मिलेंगे। वहां पे न्यूक्लियस को निकाल लेना है, और न्यूक्लियस को निकाल करके फिर उसको जूम करना है। क्या करना है? जूम, है ना? जूम कर दीजिएगा। जब जूम कीजिएगा तो न्यूक्लियस को एकदम हिड़िएगा तो आपको ऐसा आकृति नजर आएगा। कैसा आकृति नजर आएगा? ऐसा।
तो आप जैसे ही इस तरह की आकृति नजर आएगा तो आप समझ लीजिएगा कि यही क्रोमोसोम है। क्या है? यही क्रोमोसोम है। तो कुल मिला जुला करके अगर हम यह बात लिखे कि यह केंद्रक में उपस्थित होता है, यही चीजवा, तो कोई गलत नहीं ना लिखे हैं। तो यह केंद्रक में उपस्थित होता है। जब इसको और इसको चीर फाड़ कीजिएगा और बड़ा करके देखिएगा तो इसी में आपको निकलेगा क्या चीज? डीएनए। क्या निकलेगा? डीएनए। और क्या निकलेगा? आरएनए। और क्या निकलेगा? जीन। क्या निकलेगा? जीन। और हम लोग बात करें मानव में तो ऐसा शकल वाला गुणसूत्र 23 जोड़ा मिलता है, यानी कि कै गो रहेगा? 46 गो। समझे कि नहीं? मानव में कितना? 46 गो। देखिए मानव में गुणसूत्र होता है जोड़ा में ही क्यों रहता है? तो इसलिए जोड़ा में रहता है कि आपके शरीर का अधिकांशतः अंग जोड़े में है। कैसे हैं? जोड़े में। जैसे कान 2 ठो, आंख 2 ठो, भौं 2 ठो, ये जबड़ा 2 ठो, नाक का छेद 2, हाथ 2, पैर 2, टेस्टिस 2, है ना, ओवरी 2, सारे पार्ट। हार्ट में यहां देखिए, इधर भी साइज कितना? 2, पीछे में भी देखिए 2। हर पार्ट आपके शरीर में जोड़ा में है। कैसे है? जोड़ा में। और यह जोड़ा में क्यों है? तो गुणसूत्र की वजह से है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारे शरीर में कितना गुणसूत्र है? 23 जोड़ा। जो हमारे सेक्सुअल अंग को डिवाइड करते हैं उसके गुणसूत्र थोड़ा सा चेंज करेंगे। कैसे से बताते हैं, आप समझिएगा। ये हम पढ़ाएंगे, बहुत विस्तार से पढ़ाएंगे। अभी इसको इतना ही देखिए। जैसे देखिए, मेल हो या फीमेल हो, मेल माने नर, फीमेल माने मादा। तो जो 44 गुणसूत्र होता है, कितना गुणसूत्र? 44 गुणसूत्र मेल में और 44 गुणसूत्र फीमेल में समान होते हैं। कोई अंतर नहीं होता है। जैसे आपकी 2 आंख नर में, तो मादा में भी 2 आंख, नाक का छेद आप में भी 2, उनमें भी, कान 2 लेडीज में भी, जेंट्स में भी। अच्छा, एक बताते हैं आपको, 10 साल के लड़का और लड़की या 5 साल के या 6 साल के लड़का या लड़की को आप समझिए कि सब माथा उथा मुड़ा दीजिए, बाल उल बना दीजिए और दोनों को सेम ड्रेस मैंने पहना दीजिए। कोई भी व्यक्ति यह नहीं पहचान पाएगा कि कौन लड़का है और कौन लड़की है। क्यों? इसलिए नहीं पहचान पाता है क्योंकि वो जो है एक समान दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे? एक समान। जैसे 8 साल का लड़का या 8 साल की लड़की, दोनों को आप, है ना, बाल उल सब कटवा दीजिए, है ना, और टी शर्ट पैंट पहना दीजिए, आप नहीं पहचान पाएंगे कि कौन लड़का है कौन लड़की है। ये हम कब पहचान पाते हैं? 10 साल 12 साल के बाद, है ना। वो किसकी वजह से? तो हम लोग उसको पहचानते हैं कैसे? तो जो 44 गुणसूत्र तो समान हुआ और जो 2 गुणसूत्र हैं, है ना, यानी कि एक जोड़ा जो गुणसूत्र है वही विभेद करता है लड़का और लड़की का, है ना, वही विभेद करता है। जैसे आप अगर मान लिया जाए कि लड़के की बात करेंगे तो 44 प्लस ये जोड़ा गुणसूत्र है जिसको हम लोग कहते हैं XY। अगर मान के चलिए कि किसी भी मनुष्य में, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? किसी भी मनुष्य में 44 गुणसूत्र है तो फीमेल में भी 44 गुण, ये दोनों समान है। लेकिन जहां पे लड़का लड़की का विभेदन होता है तो ये जो 2 गुणसूत्र, अगर उसमें X और Y है, समझे कि नहीं, तो वो लड़का हो गया। और जहां पे आपका गुणसूत्र दोनों सेम है XX, तो वह क्या हो गया? लड़की हो गया। जब अर्धसूत्री विभाजन पढ़ाएंगे तो वहां पे इसको भी बहुत अच्छे से हम लोग माने ये करेंगे। अभी हमको सिर्फ गुणसूत्र पढ़ाना था। जो कोशिका के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं वो चीज आपको जानकारी यहाँ पे हम दे देते हैं। तो किसी भी लड़का अगर है तो उसमें क्या होगा? यह ऐसा बने ऐसा पाया जाएगा, और जब लड़की है तो आप में ऐसा पाया जाएगा। अब यहां से बहुत क्लियरफाई है कि सर फीमेल में जब ये है तो भैया लड़का या लड़की का होना निर्भर करता है किस पर? पुरुषों पर। अगर किसी भी व्यक्ति को शादी होने के बाद सिर्फ बच्ची पैदा हो रही है कि नहीं, तो यह दोष लड़कियों का नहीं है, यह दोष किसका है? लड़कों का है। और दोष क्या है भैया? जैसे ही आपके स्पर्म जो हैं, स्पर्म जब अंडाणु की खोज में निकल रहे हैं, तो अंडाणु की खोज में निकल रहे हैं, तो जब उसमें कोई प्रवेश करेगा स्पर्म, वह X भी हो सकता है और Y भी हो सकता है कि नहीं? अंडाणु तो X से X है, ये है।
लेकिन उस अंडाणु में अगर एक्स वाला घुस गया तो दोनों एक्स और एक्स हो जाएगा, तो फीमेल हो जाएगा वो। लेकिन अगर वाई वाला क्रोमोसोम घुस गया तो एक्स और वाई अलग हो जाएगा, क्योंकि महिला में एक्स और पुरुष का वाई अगर प्रवेश कर गया तो वह लड़के का फिर जन्म हो जाएगा। तो ये आपके बस की बात नहीं है कि नहीं? क्योंकि आपके शरीर से जो स्पर्म बाहर निकलते हैं उसमें एक्स गुणसूत्र वाले भी होते हैं और वाई गुणसूत्र वाले भी होते हैं। अब अंडाणु के अंदर में अब एक्स गया है कि वाई गया है, ये तो उस पर निर्भर करता है। समझ में आ रही है बात ना? तो इसलिए कहीं से भी लड़का या लड़की का होना किसी महिला का इसमें कोई ये नहीं है, वह निर्भर करता है पुरुषों के स्पर्म पर, कि उसके स्पर्म से एक्स या वाई जो है क्रोमोसोम, वह अंडाणु को कौन माने टच कर रहा है, कौन सा माने गुणसूत्र उसको टच कर रहा है। तो लड़का लड़की में कोई समानता नहीं है। अगर कहीं से अगर सेक्सुअल असमानता जो दिखाई देती है कि ये लड़का है ये लड़की है, वह मात्र एक जोड़ा गुणसूत्र की वजह से होता है, जिसका नाम एक्स एक्स है और एक्स वाई है। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग जनन चैप्टर पढ़ेंगे, अर्धसूत्री विभाजन जब पढ़ाएंगे, है ना, या इसका जो चैप्टर है अनुवांशिकता वाला में भी मिल जाता है थोड़ा सा, तो वहां पर हम आपको बहुत अच्छे से इसको हम लोग क्लियरिफाई कर देंगे। तो ये था आपका क्या चीज, गुणसूत्र। आप अगर हम कोशिका का एकदम जिक्र करें बढ़िया से, कोशिका का हम जिक्र करें, सेल का अगर हम लोग जिक्र करें, तो अब हमको बताइए यह सबसे छोटा अंग है, कहना सही है कि गलत है? सबसे छोटा अंग, कोशिका सबसे छोटा अंग है हमारे शरीर का, यह कहना सही है कि गलत है? गलत है। क्या है? गलत है। यह हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, यह अंग नहीं है, यह हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। तो ये भी प्रश्न पर ध्यान रखिएगा। अभी आप लोग बहुत सारे बच्चे बोल दिए कि सर हमने पूछा है आपसे कि क्या कोशिका हमारे शरीर का सबसे छोटा अंग है, यह कहना सही है कि गलत है? तो हाँ सर सही है। नहीं, अंग वह ये नहीं है, वह एक इकाई है। जिस तरह से एक बॉडी को चलाने के लिए ऊर्जा, एक बॉडी को चलाने के लिए वैकुल्स, एक बॉडी को चलाने के लिए राइबोसोम, एक बॉडी को निर्माण करने के लिए आपका उसमें लाइसोसोम का होना जरूरी है, तो ठीक इसी प्रकार की जरूरत आपके शरीर में कोशिका को भी है, और कोशिका में ये सारे लक्षण मौजूद हैं। इसलिए वह मनुष्य की तरह, वह जीव जंतु की तरह भी एक जीव की तरह वहां पर है मौजूद। इसीलिए वह हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई के तौर पर माना जाता है। इसलिए हम लोग इसको सबसे छोटा अंग नहीं कहेंगे, बल्कि मनुष्य का शरीर के निर्माण का या किसी भी जीव जंतु के शरीर के निर्माण का सबसे छोटा इकाई कहना ज्यादा सही होगा। क्लियर हो गया? तो यहां तक की बात आप लोग समझ गए। अब जरा हम लोग विचार कर लेते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है कि नहीं? जंतु कोशिका में यानी कि एनिमल सेल में और प्लांट सेल में, किसमें? प्लांट सेल में क्या क्या अंतर है या क्या क्या समानताएं हैं, दोनों को बड़ा ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हमको बताइए, जंतु कोशिका की कोशिका छोटी होगी कि माने पादप कोशिका की तुलना में बड़ी होगी? तो निश्चित है कि पादप कोशिका की तुलना में छोटी होगी। काहे छोटी होगी? क्योंकि पेड़ पौधों की आकृति हमसे बहुत ज्यादा है, और मैंने पहले ही आपको चीज समझाया था कि जिस चीज का शरीर जितना ज्यादा होगा, है ना, जितना ज्यादा होगा उसमें कोशिकाओं की संख्या और उसकी लार्ज क्षमता जो है उतना ही ज्यादा होगा। तो याद रखिएगा, जंतु कोशिका पादप कोशिका की तुलना में क्या होता है? स्मॉल। और ये एनिमल सेल की तुलना में ये क्या होता है? लार्ज, माने बड़ा होता है। कोई दिक्कत है? याद रखिएगा, जंतु कोशिका की जो कोशिकाएं होती हैं वो गोल होती हैं। ये भी क्वेश्चन है, आकृति पर क्वेश्चन आएगा तो आपसे क्वेश्चन कर दिया जाएगा कि जंतु कोशिका की आकृति कैसी होती है? तो गोल। अधिकांशतः आप देखे होंगे हम सब गोला गोला करके बना रहे थे, है कि नहीं? लेकिन अगर पादप कोशिका की चर्चा करेंगे तो उसकी
आकृति गोल नहीं होती है बल्कि चरखूंट टाइप का होता है, चाकोर। कैसा होता है? चाकोर। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है और आता भी है कि पादप कोशिका की आकृति कैसी होती है? तो चाकोर। और जंतु कोशिका की आकृति कैसी होती है? तो गोल। समझ में आ रहा है बात? एनिमल सेल का जो वैकुल्स होता है, रसधानी, वह क्या होता है? छोटा। क्योंकि हमको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। किसकी तुलना में नहीं होती है? प्लांट कोशिका की तुलना में। क्योंकि प्लांट कोशिका सब माने पेड़ पौधा पानी पर निर्भर है, तो पानी को ज्यादा संचित करने के लिए उनकी रसधानी यानी कि वैकुल्स हम लोगों से ज्यादा बड़ा होना चाहिए, है कि नहीं? तो इनकी जो रसधानी होती है वह क्या होती है? बहुत बड़ी होती है। वह क्या होती है? बहुत बड़ी होती है। समझ में आ रही है बात जो पढ़ा रहे हैं से? अब देखिए, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में देखिए एक चीज, जंतु कोशिका में आपने सिलिया के बारे में पढ़ा था कि सिलिया और फ्लेजिला होते हैं, लेकिन यही चीज इसमें नहीं होते हैं। तब हमने आपको बताया था कि इसमें जो है सिलिया फ्लेजिला। हाँ, एक चीज और ध्यान समझिएगा, इसमें एनिमल कोशिका में कोशिका अंगों को खराब हो जाने के बाद उनको हटाने के लिए उसमें क्या पाए जाते हैं? लाइसोसोम। क्या पाए जाते हैं? लाइसोसोम। समझ में आ रहा बात है? अब जैसे देखिए ध्यान से, यहीं पर अगर हम बात कर ले प्लांट सेल का, तो प्लांट सेल में उन चीजों के बारे में पढ़ें जो एनिमल सेल में नहीं है। जैसे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति एनिमल कोशिका में है? नहीं होगा। किसमें होगा? प्लांट सेल में होगा। तो इसमें क्या अलग से पाए जाते हैं? कोशिका भित्ति। और क्या सिर्फ कोशिका भित्ति पाए जाते हैं? तो नहीं, इसमें आपको प्लास्टिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्लास्टिड। अभी तो पढ़ा है ना, प्लास्टिड की जरूरत इसको है ही नहीं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण से भोजन नहीं बनाते हैं, है कि नहीं? लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं। प्लास्टिड है तभी तो उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट में क्या पाए जाते हैं? माने क्लोरोप्लास्ट यानी कि क्लोरोफिल, है कि नहीं? जिसकी वजह से पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन का निर्माण करते हैं। क्लियर हो गया? अब यहां पर इस बात को समझिए। अब कुछ वैसे चीजों के बारे में समझिए जो दोनों में पाए जाते हैं। जैसे झिल्ली, माने झिल्ली की अगर चर्चा करें तो झिल्ली तो दोनों में पाया जाता है, चाहे एनिमल सेल की बात करें या प्लांट सेल की बात करें, क्योंकि झिल्लियों को बचाने के लिए कोशिका भित्ति की जरूरत पड़ती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों तरफ है, इधर भी पाए जाते हैं और उधर भी पाए जाते हैं। आप बात कीजिए राइबोसोम की, तो इधर भी पाए जाते हैं, इधर भी पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों साइड में पाए जाते हैं। आप बात कीजिए गोल्जी बॉडी का, तो चूंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो ऊर्जा का परिवहन करने के लिए गोल्जी बॉडी भी दोनों तरफ, और कोशिका है तो न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस आपको एनिमल सेल में भी मिल जाएगा और प्लांट सेल में भी मिल जाएगा, दोनों साइड में मिल जाएगा। सेंट्रोसोम है ना, तारक का जिसको हम लोग कहते हैं, यानी कि कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन माने दोनों कर सकते हैं, लेकिन आप जान लीजिए हम लोग छोटे छोटे पेड़ पौधों में कोशिका का विभाजन सेंट्रोसोम से होता है, लेकिन बड़े पेड़ पौधों में कोशिका का विभाजन सेंट्रोसोम नहीं करते हैं, बल्कि उनका विभाजन कोशिका प्लेट से, कोशिका माने कोशिका प्लेट उनका कोशिका का विभाजन करती है। ये सेंट्रोसोम का प्रयोग कहाँ होता है? तो एनिमल सेल में कोशिका का विभाजन करने के लिए, और प्लांट सेल में भी यह विभाजन करता है, लेकिन छोटे छोटे पेड़ पौधों को माने छोटे माने घास पात जैसे माने पौधों को ये सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करता है। लेकिन बड़े पेड़ पौधों में कोशिका का विभाजन जो होता है किसके द्वारा होता है? कोशिका प्लेट से। कैसे होता है? कोशिका प्लेट से। बात समझ में आ गई? कोशिका प्लेट से। अब एनिमल सेल में अगर अंगों की चर्चा की जाए तो ये है एनिमल सेल, समझे कि नहीं? एनिमल सेल में इतने अंग पाए जाते हैं। और अगर हम लोग पादप कोशिका की चर्चा करें तो इतना सारा चीज जो है इधर पादप कोशिका के ये सब अंग हो गए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हो गया बीच वाला, ये एनिमल सेल में भी है, प्लांट सेल में भी है, और बाकी जो एनिमल सेल में है से इधर,
और प्लांट सेल में जो है से इधर। और इस तरह से हम लोग देखें तो आपका पादप कोशिका और जंतु कोशिका में भी अंतर हो गया। समझ में आ गई बात? हाथ बजा लीजिए, बजा लीजिए, आप हम समझ रहे हैं कि बजाने का मन है। अब इसके बाद और बेहतरीन तरीके से देख लीजिए। अब सबसे अंतिम टॉपिक पर चलते हैं, और जैसे ही अंतिम टॉपिक हो जाएगा तुरंत हम टेस्ट लेंगे। क्या ले लेंगे? टेस्ट। जरा सेल को एक बार फिर से जरा सा ध्यान से देखिएगा। सेल में आपको हम पढ़ाए थे सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के आधार पर 70s और 80s के बारे में, और उसके आधार पर आपको बना था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो इसको दो भाग में बांट देते हैं। एक को कहेंगे प्रोकैरियोटिक, क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक। और एक को कहेंगे हम लोग यूकैरियोटिक। क्या पढ़ेंगे इसको? यूकैरियोटिक। ध्यान से देखते जाइए, यूकैरियोटिक। समझ में आ गई बात? यूकैरियोटिक समझ में आ रही है बात? है सबसे पहला देखिए, प्रोकैरियोटिक में हम यही आपको उस समय बताए थे, जिसे आप अपनी आंखों से जो दिखाई न दे वे सब सारे जीव प्रोकैरियोटिक के अंदर में रहेंगे, और जो हमारे आंखों से दिखाई देंगे वो जो है से कैसे रहेंगे? यूकैरियोटिक में रहेंगे। किस में रहेंगे? यूकैरियोटिक में रहेंगे। ये प्रोकैरियोटिक किसी भी कोशिका का प्रारंभिक अवस्था है। कैसी अवस्था है? प्रारंभिक, स्टार्टिंग स्टेज है। ये प्रारंभिक अवस्था है कि नहीं? किसी भी कोशिका का यह क्या है? प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक जो होगा यानी कि वह विकास ज्यादा नहीं किया हुआ है, यानी कि वह अविकसित है। कैसा है? अविकसित है। वह कैसा है? अविकसित है। जब प्रारंभ ही है तो उसका विकास होगा कहां से? इसमें बहुत सारे अंग नहीं पाए जाते हैं, केवल जरूरत वाले मुख्य अंग पाए जाते हैं। केवल जरूरत वाले मुख्य अंग पाए जाते हैं। बहुत सारे अंग हम लोगों की तरह नहीं है, है ना? केवल है ना वैसे अंग हैं जो उनके जरूरी रूप से काम आते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप देख सकते हैं नील हरित शैवाल। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या देख सकते हैं? नील हरित शैवाल। अच्छा, अब यहां पे कोई कहेगा कि सर हमको बताइए यूकैरियोटिक के बारे में बहुत विस्तार से। तो हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो आप जानते हैं कि यूकैरियोटिक जो होता है इसमें दो चीज आते हैं। यूकैरियोटिक में कितने चीज आते हैं? दो चीज। एक आता है आपका जंतु कोशिका। कौन सी कोशिका आता है? जंतु कोशिका। और इसी के अंतर्गत में आता है आपका पादप कोशिका। और खूब विस्तार से पढ़ना है तब फिर से आप सेल को पढ़ते रहिए, जंतु कोशिका और पादप। अभी इसके ठीक पहले आपको जंतु कोशिका और पादप कोशिका हम पढ़ा चुके हैं, यानी कि ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं ये टॉपिक अभी जस्ट आप लोग पढ़ लिए हैं। तो ये कहानी भी इसका यहीं पर हम समाप्त करते हैं। कब? जब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर बता देते हैं तब। समझ में आ रही है बात? तो जरा हम लोग समझेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर को जरा समझने का प्रयास कीजिए। बाकी बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। तो जरा सा देख लीजिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा यूकैरियोटिक, इसका पहले ही अक्षर है यू। यू माने तुम, आप लोग, माने जो हम लोग हैं वो यूकैरियोटिक है। वो क्या है? यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक, प्र माने प्रारंभिक, अविकसित है वो, यानी कि जिसको हम देख ही नहीं पाएंगे वही अविकसित होगा। समझे कि नहीं? तो प्रोकैरियोटिक उस हिसाब से अगर बात करें तो बहुत ही छोटा, जब इसको देख ही नहीं पाएंगे तो ये बड़ा कहेंगे, और जिसको देख पाएंगे उसको बड़ा कहेंगे। तो ये बड़ी है, ये छोटी है। पहला अंतर तो हिजे हो गया। अरे भैया पहला अंतर हिजे हो गया रे। समझ में आ रहा है बात? ये आप लोग हैं कि झुक रहे हैं? हाँ हाँ, सर जोर से बोलो। हैं? चलिए अब देखिए किसी भी कोशिका के न्यूक्लियर को, समझे कि नहीं, उसको न्यूक्लियस को बचाने की जरूरत है और वह महत्वपूर्ण चीज है। समझे कि नहीं? तो जो अविकसित है उसको क्या करें हम जिसको देख ही नहीं पा रहे हैं,
तो उसके न्यूक्लियस की क्या चर्चा करें, और जिसको देख पा रहे हैं तो उसको न्यूक्लियस के बारे में हम समझते हैं, इसलिए उसके न्यूक्लियस को है ना एकदम इन्वेलप में रखते हैं, कवर में रखते हैं, तभी कवर में रखते हैं तब ना उसमें एक अलग से द्रव पाया जाता है जिसको केंद्रिका द्रव के नाम से जानते हैं। लेकिन इसको हम जानिए नहीं रहे हैं, तो इसमें जब हम जिस चीज को देख ही नहीं पा रहे हैं तो उसको कवर करने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत ही नहीं है। तो इसको लिखेंगे कि नो इन्वेलप ऑफ न्यूक्लियस, है ना, नो इन्वेलप ऑफ न्यूक्लियस, कोई कवर न्यूक्लियस पर नहीं है। लेकिन इसमें अगर जहां तक बात तो इन्वेलप है ना ऑफ न्यूक्लियस, सुरक्षित रखने के लिए, है ना, सुरक्षित रखने के लिए न्यूक्लियस की आवश्यकता है, इसलिए इसमें इन्वेलप की आवश्यकता है। अगर हम श्वसन क्रिया की अगर चर्चा करें तो चूंकि यह इतना छोटा है कि इनका जो श्वसन होता है वह जीव द्रव्य से ही श्वसन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। इनका श्वसन कैसे हो जाता है, तो जीव द्रव्य से। अभी मत पूछिएगा कि सर जीव द्रव्य क्या है, क्योंकि जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म अभी पढ़े हैं आप लोग। प्रोटोप्लाज्म को दो भाग में बांटते हैं, एक तो होता है साइटोप्लाज्म और एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, है कि नहीं। तो उसको हम पढ़ा चुके हैं, आप लिख भी चुके हैं उसको, समझे कि नहीं। तो श्वसन इसमें जीव द्रव्य से होता है, लेकिन बड़े जीवों में जीव द्रव्य से श्वसन नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन में ऊर्जा लेती है कि नहीं। वहां पर हीमोग्लोबिन जो है श्वसन को में से ऑक्सीजन को पहुंचाती है माइटोकॉन्ड्रिया को, और जैसे ही पहुंचाएगी तैसे ही वह क्रैब्स साइकिल चला करके ऊर्जा बनाएगी। तो श्वसन, यहां पर जो श्वसन की क्रिया होती है वह श्वसन कैसे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से। और यहां पे कैसे होता है, तो जीव द्रव्य से, तो माइटोकॉन्ड्रिया से। ये प्रश्न आ सकता है कि यूकैरियोटिक जीवों में श्वसन की क्रिया कैसे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है, जबकि इसमें प्रोकैरियोटिक जीवों में श्वसन की क्रिया कौन करता है, तो जीव द्रव्य से ही श्वसन की क्रिया हो जाती है। कुछ वैसी बातें जो दोनों में शामिल है। तो देखिए अब यहां पे आपको बताइए, प्रोकैरियोटिक जो छोटे होते हैं कोशिकाएं हैं, तो निश्चित तौर से सिलिया फ्लैजिला होगा, सिलिया फ्लैजिला होगा। तो सर यूकैरियोटिक में सिलिया फ्लैजिला तो जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में तो पाया नहीं जाता है। तो अरे भैया, तो यूकैरियोटिक में जंतु कोशिका भी तो है। अरे यहां देखो ना, यूकैरियोटिक में जंतु कोशिका भी है और पादप कोशिका, ठीक है। पादप कोशिका में सिलिया फ्लैजिला की जरूरत नहीं है, लेकिन जंतु कोशिका में है ना, तो इसलिए सिलिया फ्लैजिला हमने यहाँ पे लिखा है। जैसे आपको डीएनए, तो डीएनए दोनों में है। डीएनए किसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है। जीव द्रव्य दोनों में है, जीव द्रव्य। ये तो श्वसन की क्रिया जीव द्रव्य से कर रहा है कि नहीं। हमारे शरीर में भी कोशिका के अंगों को सुरक्षित रखने के लिए है कि नहीं, जीव द्रव्य का होना जरूरी है। पढ़ाए हैं आप लोगों को। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दोनों में होती है। तो ऐसा कैसे दोनों में हो जाएगा, इसमें तो जीव जंतु कोशिका है। तो भैया पादप जो यहाँ लिखा हुआ है वो तो प्रकाश संश्लेषण करेगा ना। इसमें तो नील हरित सवाल है, देखिए ना, नील, तो वो तो भैया प्रकाश संश्लेषण करेगा ना। तो इसलिए दोनों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया है। और झिल्ली, झिल्ली दोनों में है। कोशिका झिल्ली तो भैया महत्वपूर्ण चीज है। कोशिका जब है तो झिल्ली होगा, समझ में आ गया। अब झिल्ली के बाद देखिए सेल, भित्ति सेल। क्या चीज, भित्ति सेल। अब देखिए भित्ति सेल जो है कैसे कैसे है, देखिए इधर जो भित्ति सेल है, जंतु कोशिका में तो कोशिका भित्ति की जरूरत नहीं है। कोशिका भित्ति की जरूरत किसको है, पादप कोशिका को है। और पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो किस चीज की बनी होती है, सेल्यूलोज की। किस चीज की बनी होती है, सेल्यूलोज की। लेकिन प्रोकैरियोटिक में सेल्यूलोज की जरूरत नहीं है। पेप्टिडोग्लाइकोन की कौन ही कोशिका भित्ति है उसकी, क्या चीज, पेप्टिडोग्लाइकोन। पेप्टिडोग्लाइकोन, यही इसमें कोशिका भित्ति। इसकी जो कोशिका भित्ति बनती है वह पेप्टिडोग्लाइकोन से बनती है, जबकि इसकी कोशिका भित्ति किससे बनती है, सेलुलोज की बनी होती है। क्लियर हो गया।
अब देखिए राइबोसोम, तो भैया राइबोसोम के आधार पर ही ना बंटवारा हुआ, तो निश्चित है कि यह बड़ा है, तो यानी कि 80 सेंडिमेंटेशन कोफिशिएंट हो गया आधार, और ये छोटा है तो ये 70 सेंडिमेंटेशन कोफिशिएंट हो गया। ये तो सबसे बड़ा अंतर हो गया आप लोग को, इस समझ में आ रहा है। अब देखिए इसमें अंग कम है, तो अंग इसमें जब कम है प्रोकैरियोटिक में, तो अंग जब कम है तो इसका मुख्य जैसे न नाक है, न मुंह है, न कान है, तो इसका खाली काम क्या है? प्रजनन करना। इसका काम क्या है? प्रजनन करना। तो प्रजनन इतना तेजी से करता है, ये सब है कि नहीं? प्रजनन की गति बहुत तेज होती है, क्योंकि शरीर में इन लोगों को प्रजनन के अलावा कोई काम ही नहीं है। हम लोग में ना नाक है, तो कान है, तो मुंह है, तो ये हाथ है कि नहीं? तो हमारे पास जो है प्रजनन की क्रिया इसकी तुलना में कम होगी। तो इसीलिए आपको हम बता दें, जो जीव जितना छोटा होगा उसमें प्रजनन क्रिया उतना ज्यादा होगा, समझे कि नहीं? जैसे आप वायरस देखे हैं, फटाफट बढ़ने लगता है, क्योंकि उसमें अंग की मात्रा क्या हो जाती है? कम। इसमें थोड़ी है नाक मुंह कान है ना, हाथ बॉडी इसको बनाना है ना, 7 पैक बॉडी बना करके इसको रखना है। इसमें तो खाली एक ही काम है, प्रजनन करो, खाओ पियो और प्रजनन करो, है ना। खाना भी मिला तैयो ठीक, नहीं मिला तैयो ठीक। ये सब प्रजनन बिना खेले करेगा? जैसे तोहनिया के अगर भूखे मार दिया जाए, है ना, तो आपसे प्रजनन की क्रिया होगी? नहीं होगी, बाल भी बच्चा नहीं पैदा होगा, है ना। 20 साल में लगेगा कि 50 साल 60 साल का हो गया, शरीर का अंग ही काम नहीं करेगा, है कि नहीं? तो इसलिए प्रजनन क्रिया की दर इसमें ज्यादा होती है, याद रखिएगा, उसकी अपेक्षा इसमें कम होता है। तो प्रजनन क्षमता ज्यादा, प्रजनन क्षमता ज्यादा। अब देखिए काहे ज्यादा हुआ? तो क्या इसमें देखिए, इसमें कहीं माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दिया, इसमें कहीं गोल्जी बॉडी दिखाई दिया, इसमें कहीं सेंट्रोसोम दिखाई दिया, इसमें कहीं लाइसोसोम दिखाई दिया, लेकिन यूकैरियोटिक जीव में देखिएगा तो इसमें देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? सेंट्रोसोम है, लाइसोसोम है, सब अंग है कि नहीं? फालतू में, ये फालतू नहीं है, जरूरी चीज है इनके लिए, लेकिन ये सब चीज इसमें नहीं है, जिसकी वजह से ये जो है से छोटी आकृति का होता है और ये बड़ी आकृति का। और जब बांटिएगा तो इतना जो सारा अंग हो गया, ये हो गया आपका प्रोकैरियोटिक, ये वाला और ये वाला। और यहां से देखिएगा तो ये जो देख रहे हैं ये हो गया आपका यूकैरियोटिक। समझ में आ गया बात? अगर इसको आप बहुत अच्छे से देखे हैं तो मैं आपको बताता हूं कि यहां पर हम कोशिका चैप्टर को समाप्त कर देते हैं। हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, है ना, टिश्यू में, है ना, जिसको उत्तक कहते हैं, वहां पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेके चले आइए।